हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशियन में। आज की क्लास में हम उरांव जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संथाल जनजाति पढ़ा है। जिन्होंने वो संथाल जनजाति की क्लास नहीं की है वो प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उरांव जनजाति स्टार्ट करते हैं। उरांव जनजाति जो है ये झारखंड की एक महत्वपूर्ण और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कितने नंबर की जनजाति है ये उरांव जनजाति? उरांव जनजाति जो है दूसरी नंबर की जनजाति है। कितने नंबर की? दूसरी। ठीक है। और अगर हम लोग उरांव लोगों को देखना चाहते हैं तो उरांव लोग मेजोरिटी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? रांची, पलामू, लतेहर, हजारीबाग, सिंहभूम, संथाल परगना, इन सारे इलाकों में हम लोग इन सारे ज़िलों में इन ट्राइब्स को देख सकते हैं। भाषा एवं प्रजातीय दृष्टि से ये लोग कौन से समूह में आते हैं? ये द्रविड़ समूह में आते हैं। कौन से समूह में उरांव लोग? द्रविड़ समूह में। इनका मुख्य पेशा जो है, ये लोग मुख्य व्यवसाय क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि के अलावा ये लोग शिकार करते हैं। शिकार करते हैं तो शिकार करते हैं और ये लोग साल में जो है, शिकार क्या है? शिकार एक प्रकार का सेंद्रा ही है। ठीक है। और इनमें वही एक चीज़ प्रचलन है जिसको सेंद्रा बोलते हैं। तो ये लोग एक बार तो बैसाख के टाइम में मनाते हैं जो सेंद्रा, उसको विशु सेंद्रा बोलते हैं। फागुन में मनाई जाने वाली फागु सेंद्रा। और वर्षा ऋतु में जो प्रारंभ होता है उसको क्या बोला जाता है? जेठ शिकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेठ शिकार। तो उरांव जनजाति में हम लोगों ने कितना देखा? कितने सेंद्रा देखे? 3 प्रकार के सेंद्रा देखे। बैसाख में विशु सेंद्रा, फागु में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद आइए, इनके यहाँ एक पद्धति होता है, पाचा पद्धति। क्या होता है? उरांव जनजाति में पाचा पद्धति होता है। तो ये पाचा पद्धति है क्या? पाचा पद्धति जो है क्या होता है, ये एक देखा जाए तो सोसाइटी में इन लोगों का एक हेल्पिंग नेचर वाला कुछ पद्धति है। हेल्पिंग नेचर बोले तो क्या होता है इसमें? किसी को भी हल बैल देकर मदद के बदले में क्या किया जाता है? खेत कोड़ने में उसको सहायता किया जाता है। ठीक है। या फिर हम लोग इसको मेहनत का विनिमय विनिमय भी बोल सकते हैं, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को खेती करने में, कृषि करने में सहयोग करते हैं। इसी को पाचा पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जैसे कि आपने मुझे हेल्प किया, ठीक है, क्या देकर? हल बैल देकर। और मैं बदले में आपको क्या करूँगी? मुझे भी वही हेल्प करना होगा अपने श्रम के द्वारा। ठीक है। तो एक दूसरे को ये लोग श्रम में मदद करते हैं। इसी को पाचा पद्धति कहते हैं। इनका जो परिवार है ये पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय ही है। ठीक है। इनके जो गोत्र होते हैं ये लोग टोटेमिक गोत्र होते हैं और इस गोत्र को किली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तिर्की, कच्छप, मींज, खलको, एका, ये सभी उनके क्या है? ये उनके गोत्र हैं। विवाह इनका एक ही गांव में संपन्न नहीं होता है, ये वर्जित है। ठीक है। ये लोग विवाह के लिए क्या करते हैं? विवाह के लिए कृत्रिम रूप से क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। जिसे सहियारो प्रथा भी बोला जाता है। क्या प्रथा बोला जाता है? सहियारो प्रथा बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कृत्रिम ढंग से नाता स्थापित करने के लिए ये लोग एक सहिया का चुनाव करते हैं। और इसका आयोजन कितने सालों में किया जाता है? धान काटने के बाद 3 साल। ठीक है। मतलब 3 साल में किया जाता है। ये आयोजन कब किया जाता है? धान काटने के बाद किया जाता है, जिसको बोलते हैं सहिया चयन समारोह बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कुंवारी लड़कियों में जो कृत्रिम रूप से नाता स्थापित किया जाता है उसको गोई या करमडर कहते हैं। और लड़कों में जो मित्रता का स्वरूप देखने को मिलता है उसको लार या संगी कहते हैं। फिर जब इनका विवाह होता है, विवाह के बाद पत्नियों का संबोधन को ये लोग लारिन या संगिनी के रूप में भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? इनके यहाँ और एक प्रथा प्रचलित है, पसरी प्रथा। ठीक है। पसरी प्रथा में क्या होता है? पसरी प्रथा के अंतर्गत ये लोग जो है किसी को हल बल देकर मदद करते हैं, जोत कोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन अच्छा सॉरी, ये पसरी नहीं, एक्चुअली मैं पाचा प्रथा के बारे में बोलने वाली थी। पाचा प्रथा, जिस प्रकार हम लोगों ने एक पढ़ लिया पसरी प्रथा, फिर सहिया प्रथा, तो अभी मैं बताना चाह रही थी पाचा पद्धति। पाचा पद्धति में क्या होता है? पाचा पद्धति भी एक प्रकार का सहयोग ही है,
लेकिन सहयोग कैसे किया जाता है, हल बिल देकर नहीं किया जाता है। इनके यहाँ धूमकुड़िया होता है, ठीक है, धूमकुड़िया होता है। और धूमकुड़िया में रहने वाले युवक युवतियों के मतलब धूमकुड़िया के माध्यम से युवक युवतियों को लाया जाता है और युवक युवतियों के द्वारा से काम करने में मदद करवाया जाता है। यही है पाचा पद्धति। जैसे कि मैं अभी बोली, उरांव जनजाति का क्या होता है, एक युवा गृह होता है, ठीक है। और बेसिकली ये युवा गृह क्यों बनाया जाता है, युवा गृह में जो है, युवा गृह में लड़कों और लड़कियों को जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, एडमिशन कर दिया जाता है। किस लिए, ताकि उनका जो है ताकि उनका मेंटल एबिलिटी बढ़े, उन्हें सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाए, सामाजिक ज्ञान दिया जाए, और विभिन्न प्रकार के हमारे कल्चर से उसको जो है क्या किया जाए, अवगत कराया जाए। जिससे क्या हो जाएगा, उसका क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि उसका अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो उरांव जनजाति में धूमकुड़िया में जो है एंट्री पाने के लिए क्या किया जाता है, धूमकुड़िया में प्रवेश के लिए 10 से 11 वर्ष में ही इसकी सदस्यता दी जाती है। और कब, विवाह से पहले तक, 10 से 11 वर्ष और विवाह से पहले तक। इसकी 3 श्रेणियां होती है। पहला पुना जोखर, पुना जोखर बोले तो इसमें नया प्रवेश होता है। और माँ जोकर जिसका 3 साल कंप्लीट हो जाता है उसको माँ जोकर बोलते हैं। और फिर तीसरा है कोहा जोकर, विवाह से पहले तक इसका समय जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो धूम कुड़िया बनाया गया है, धूम कुड़िया में देखने के लिए लड़कों को और लड़कियों को, ठीक है, धूमकुड़िया में जो लड़कों का जो धूमकुड़िया है उसको जोंक एरपा कहते हैं, और लड़कियों की धूमकुड़िया को क्या कहा जाता है, उसको पेल एरपा कहा जाता है, ठीक है। पहला चीज़ तो हम लोग को याद रखना कि धूमकुड़िया किसके युवागृह को धूमकुड़िया कहते हैं, तो फिर उरांव जनजाति के युवागृह को धूमकुड़िया कहते हैं, ठीक है। और लड़कों का जो धूमकुड़िया होता है उसको जोंक एरपा कहते हैं, और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा कहते हैं। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि धूमकुड़िया में जो सबसे ज़्यादा धूम मचा रहा है वो लड़का लोग मचा रहा है, ठीक है। लड़का लोग क्या होता है, एकदम जोंक की तरह लटक जाता है, ठीक है। तो एक याद रखेंगे तो आपको दूसरे में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो लड़कों का धूमकुड़िया जोंक एरपा और लड़कियों की धूमकुड़िया पेल एरपा, ठीक है। जोंक एरपा का जो मुखिया होता है, जो लड़कों पर निगाह रखेगा, उनको देखेगा, वो महातो होते हैं, ठीक है। वो गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति को ही ये कार्यभार सौंपा जाता है। और लड़कियों का क्या होता है, धांगर या महातो, ठीक है, इसकी ये करते हैं, लड़कियों की देखरेख करते हैं। धूमकुड़िया क्या है, अब एक जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। उरांव इनके यहाँ अखड़ा होता है। उरांव जनजाति की महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था तथा यहाँ पे विराम स्थल है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है इस प्रमुख देवता को ये लोग क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं। वही जो लोग सिंहबोंगा या सूर्य का प्रतीक भी मानते हैं। उनकी दंपत्ति क्या है, धरती माता है। और अन्य देवी देवताओं में उरांव जनजाति लोग जो है मारंगबुरु को पहाड़ देवता बोलते हैं, ठाकुर देव को ग्राम देवता बोलते हैं, डीहवार मतलब होता है उनके सीमांत देवता, और इनका जो कुल देवता होता है वो पूर्वज आत्मा होता है। इनके यहाँ जो पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ करने वाले को क्या बोलेंगे, पूजा पाठ करने वाले को ये लोग पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाहन। और इनका जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल सरना, ठीक है। तो सरना इनका पूजा स्थल हो गया। और यहाँ पूजा करने वाले कौन है, जो धार्मिक प्रधान होते हैं वो पाहन होते हैं। पूर्वजों की आत्मा का वास शासन में, उरांव जनजाति के लोगों का जो पूर्वज हैं उनका आत्मा कहाँ पर वास करता है, शासन में, ठीक है, जिसको शासन धीरे भी बोलते हैं। साल में एक बार क्या होता है, जनवरी में हाड़बोरा संस्कार होता है। हाड़बोरा संस्कार में क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया अगर किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, डेथ हो गया है, तो फिर वो लोग उसका जो संस्कार, अंतिम संस्कार करते हैं, उसके अस्थि का जो विसर्जन करते हैं वो साल में एक बार करते हैं, ठीक है। इसी को ये लोग हाड़बोरा संस्कार बोले हैं। मरे हुए हड्डी का निक्षेपण गोत्र खुंदी नदी में, कौन सी नदी में करते हैं ये लोग, खुंदी नदी में करते हैं। और फिर बाद में जो आत्माओं का मिलन हो जाता है, आत्माओं के मिलन को क्या कहते हैं, आत्माओं को मिलन को
कोहा बेंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहा बेंजा। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? सबसे पहले तो इनका देवता क्या है? उरांव का देवता। ठीक है, उरांव का देवता हम लोगों ने देखा धर्मेश है। कौन है? धर्मेश है। ठीक है, इनका धार्मिक प्रधान कौन है? धार्मिक प्रधान पाहन है। पूजा स्थल सरना। और पूर्वजों की आत्मा का वास कहाँ पर होता है? सासनधीरी में, शासन में। होड़ होड़ हाड़ बोरा संस्कार क्या है? ये साल में एक बार जनवरी में करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वर्ष भर में जितने भी लोगों का जो हड्डी है, ठीक है, वो लोग जाके गोत्र अपने मतलब अपने गोत्र खुंदी नदी में उसको निक्षेपित करके आते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, हड़बोरा के बाद आत्माएं, पूर्वजों की आत्मा जो है क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, तो आत्माओं का मिलन तो कुहा बेंजा कहलाया। मरे हुए लोगों की हड्डी का जो निक्षेपण किए, कौन सी नदी में किए? खुंदी नदी में किए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उरांव के मुख्य पर्व है। उरांव जो है कुछ उनके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पर्व है, जैसे याद रखेंगे हम लोग करमा, जितिया, नवाखानी, फागु यात्रा आदि। और प्रमुख विवाह में इनका विवाह है, जैसे सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह। जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है आयोजित विवाह। कौन सा विवाह प्रचलित है? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह में क्या होता है? ये उरांव के द्वारा जो है क्रय विवाह का आयोजित किया जाता है, इसको आप बोल सकते हैं। और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है। इसमें क्या किया जाता है? वर एवं वधु पक्ष के परिजनों के द्वारा ये रिश्ता जो है तय किया जाता है। ठीक है, आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं ये अरेंज मैरिज है। और वधु मूल्य को ये लोग उरांव लोग क्या देते हैं? जैसे कि संथालों में पोन दिया जा रहा था ना, तो इस बार जो है ये लोग उरांव लोग इसको डाली टका कहेंगे। क्या कहेंगे? डाली टका कहेंगे। ठीक है, फिर आपका है गोलट विवाह। गोलट विवाह में क्या होता है? गोलट विवाह इसमें जो है ये एक तरीके से गरीब परिवारों के बीच सबसे ज़्यादा गोलट विवाह देखा जाता है। किस में देखा जाता है? गरीबों में देखा जाता है। तो गरीबों में अगर गोलट विवाह देखा जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर वधु मूल्य का प्रावधान नहीं है। वो जो डाली टका की हम लोग बात कर रहे थे, डाली टका किस में होता है? अरेंज मैरिज, दैट इज आयोजित विवाह में होता है, लेकिन गोलट विवाह में नहीं होता। इसमें क्या होता है? लड़की के पेरेंट्स, लड़का के पेरेंट्स राजी हो जाते हैं और जो है इनकी शादी करवा दी जाती है। ठीक है, अब आइए सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है? देखिए, लड़का को करना पड़ता है भावी सास ससुर का सेवा। ठीक है, वधु मूल्य चुकता करने के लिए। क्या करने के लिए? वधु मूल्य चुकता करने के लिए जो है लड़का को करना पड़ता है उसके होने वाले सास ससुर का सेवा। उसके बाद ही उसका शादी किया जाता है। सहपलायन विवाह क्या होता है? इसमें जो है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्रेम संबंध में रहते हैं और जाके शादी करते हैं। ये आपका लव मैरिज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर आइए हम लोग इनके शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके शासन व्यवस्था में क्या क्या है? तो उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में इनका भी राजनीतिक जीवन क्या है? संथालों की तरह ही इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये परिवार से ही शुरू होता है। सर्वप्रथम इनका आगमन कहाँ से हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से हुआ था। और फिर ये यहाँ पर आकर क्या किए? कृषि योग्य अपने लिए ज़मीन की साफ सफाई किए, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? भूमि भूइंहरी के नाम से भी इनको जाना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग एक गांव बनाए और गांव का प्रबंधन या संचालन जो है कौन करेगा? गांव का प्रबंधन और धार्मिक कार्यों का संचालन जो है पहले कौन करते थे? पाहन करते थे। याद है पाहन कौन थे? पाहन इनके पुजारी को बोला गया था। दैट मीन्स उरांव जनजाति के गांव का प्रबंधन और संचालन पहले पाहन ही करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? गांव का धीरे धीरे प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य क्या होने लगा? बढ़ने लगा तो ये काम जो है महतो को दे दिया गया। किसको दिया गया? महतो को दिया गया। पहले कौन थे? पहले कौन हैंडल कर रहे थे? कौन मैनेजमेंट देख रहे थे? ये पाहन देख रहे थे। लेकिन जब गांव बड़े होने लगे, आबादी बढ़ने लगी, ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य बढ़ने लगी, तो फिर क्या हुआ? इसका कार्यभार महतो को दे दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद महतो क्या करेगा? महतो एक गांव को ही देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे
जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि गांव भी बढ़ेंगे। तो 7, 12, 21 या 22 गाँव को मिलाकर हम लोग क्या बनाएंगे, पढ़ा पंचायत बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पढ़ा पंचायत बनाएंगे। और इसके हेड ऑफ दी पढ़ा, ठीक है, पढ़ा पढ़ा का हेड किसको बनाएंगे, पढ़ा राजा को बनाएंगे। अब पढ़ा राजा का मुख्य काम क्या होगा, पढ़ा राजा का मुख्य काम होगा एक से अधिक गांव के बीच में जितने भी समस्या होंगे, ठीक है, उनके सारे समाधान देंगे कौन, पढ़ा राजा। मतलब अगर एक गांव में कोई प्रॉब्लम हो गया और वो सॉल्यूशन नहीं दे पाए, तो फिर इसकी सॉल्यूशन कौन देगा। या फिर एक गांव की लड़ाई दूसरी गांव से हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, तो इस डिस्प्यूट का डिसीजन देंगे कौन, तो इस गांव के डिस्प्यूट का डिसीजन देंगे पढ़ा राजा। ठीक है, वो एक गांव से अधिक की क्या दे रहे हैं, एक गांव से अधिक की सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा पढ़ा राजा का क्या काम होगा, संपत्ति का बंटवारा, विवाह संबंधी कोई विवाद हो, यौन अपराध से संबंधित किसी ने चोरी कर लिया, या ग्रामीण स्तर पर जो भी कोई बड़ा कोई इशू हो गया, तो इसका समाधान कौन देंगे, पढ़ा राजा देंगे। ठीक है, पढ़ा राजा जो है क्या करते हैं, अगर मान लिया अपराध सिद्ध हो गया, तो अपराध सिद्ध हो गया तो भाई क्या किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, शारीरिक दंड, जाति बहिष्कार के सजा का भी इनके यहाँ प्रावधान है। ठीक है, जाति बहिष्कार एवं पुनर्प्रवेश का निर्णय केवल पढ़ा पंचायत ही लेते हैं। कौन लेते हैं, पढ़ा पंचायत ही लेते हैं। अगर मान लिया किसी को जाति से बहिष्कार कर दिया गया है, तो उस बहिष्कृत व्यक्ति को यदि दोबारा पुनर्प्रवेश करना होगा, अगर उसे री एंट्री दी जाएगी, तो फिर उसके लिए भी निर्णय कौन लेंगे, पढ़ा पंचायत लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्तमान समय में उरांव जनजाति झारखंड की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक जो शिक्षित जनजाति है वो कौन है, वो उरांव ही है। तो फ्रेंड्स, हमारा उरांव जनजाति यहीं कंप्लीट होता है। और इससे जो हम लोग मेजर टेक अवे ले सकते हैं, मेजर टेक अवे हम लोग क्या ले सकते हैं, मेजर टेक अवे में हम लोग को लेना होगा कि जैसे इनका क्या है, सेंद्रा, जैसे क्वेश्चन बनता है कि सेंद्रा कौन सी जनजाति करती है, तो सेंद्रा कौन सी जनजाति करेगी, सेंद्रा जो है उरांव जनजाति करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी, उरांव जनजाति हो जाएगी। कौन हो जाएगी, उरांव जनजाति। फिर हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, मेजर टेक अवे हम लोगों ने क्या लिया, पाचा पद्धति, पसरी पद्धति, सहिया प्रचलन, ये 3 चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। किसके युवागृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, कौन सी जनजाति के युवागृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, तो ये धुमकुड़िया किसके युवागृह को कहा जाता है, उरांव जनजाति के युवागृह को धुमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, धुमकुड़िया में भी हमने क्या देखा, धुमकुड़िया में भी हमने देखा कि धुमकुड़िया में जहाँ लड़का का एंट्री होता है उसको जोंक एरपा बोला गया, और जहाँ लड़कियों का एंट्री होता है उसको पेल एरपा बोला जाता है। जोंक एरपा को कौन वॉच करेंगे, धांगर वॉच करेंगे, और पेल एरपा को कौन वॉच करेंगे, धांगरिन वॉच करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद हमारा क्या था, कुछ विवाह थे। ठीक है, जो विवाह में सबसे ज़्यादा उनका जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह, उसे याद रख लेंगे। ये आपका क्या था, आयोजित विवाह था। और इसके अलावा हमें क्या क्या लर्न करना था, इसके अलावा इनके शासन व्यवस्था को देख लेना था। इसके अलावा शासन व्यवस्था में क्या है, पहले तो कौन देखते थे, पूरे गांव को कौन देखते थे, पूजा पाठ करने का भी काम, धार्मिक कार्यों का संपादन भी, और गांव का मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति कर रहे थे, दैट इज़ पाहन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब गांव बना, तो फिर गांव की प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य को हैंडल कौन करने लगे, महतो करने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये लोग 7, 12, 21 या 22 गाँव को मिलाकर किसका निर्माण करेंगे, पढ़ा पंचायत का निर्माण करेंगे। और हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत किसको बना दिया गया, पढ़ा राजा को बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमें याद रखना है, इनका जो प्रमुख देवता इनका क्या है, धर्मेश है। ठीक है, धर्मेश इनका प्रमुख देवता है। और ये शासनदिरी क्या है, शासनदिरी जहाँ पूर्वजों को क्या किया जाता था, पर पूर्वजों के डेड बॉडी के ऊपर में जो है ये एक पत्थर लगाए जाते हैं, इसी को शासनदिरी कहते हैं। हो गया, ये हम लोग का इस तरीके से मेजर टेक अवे था।
आप क्लास को कम से कम 2 बार देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो भी उरांव ट्राइब से लेकर जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।